सभी को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी की हिंदी की 10वीं की पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के दूसरे पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि पाठ का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। सर्वप्रथम ये जो शीर्षक है, जॉर्ज पंचम कौन थे? ये यूनाइटेड किंगडम के शासक थे और भारत पर भी इनका शासन रहा। ये पाठ का शीर्षक है। आगे मैं आपके सामने पाठ का सार रख रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको पाठ को समझने में आसानी हो। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। उसके भारत आगमन की इंग्लैंड तथा भारत दोनों देशों में जोर शोर से तैयारियां हो रही थी। प्रतिदिन लंदन की अखबारों में शाही परिवार के भारत दौरे की खबरें आ रही थी कि शाही परिवार दौरे के लिए किस किस प्रकार से तैयारी उनकी की जा रही है। दोनों देशों में रानी के आगमन की हलचल थी। उनके दौरे से लंदन, इंग्लैंड की सरकार, वहाँ के सभी समाचार पत्र तथा दूसरी ओर भारत की राजधानी दिल्ली, यहाँ के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं भारत के नेता सभी प्रभावित हो रहे थे। रानी के आगमन के स्वागत के लिए व्यस्त थे। लंदन की सभी अखबारों में रानी एलिजाबेथ, प्रिंस फिलिप, उनके नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों तथा कुत्तों की जीवनी तथा उनके फोटो छप रहे थे। पूरे अखबार इन्हीं समाचारों से भरे रहते थे। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान हो रहा था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान तथा नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेंगी, कौन से कपड़े पहनेंगी। दौरे से पहले उनका सेक्रेटरी इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था ताकि रानी के दौरे की तैयारी का जायजा ले सके, कहीं कोई कमी ना रह जाए। रानी के दौरे के लिए फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार की गई ताकि हर पल को कैमरे में कैद किया जा सके। अगले दिन हिंदुस्तान की सभी अखबारों में लंदन की अखबारों की पिछले दिन की कतरन चुपकी मिलती थी। रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है और जिस पर खर्चा 400 पाउंड उस समय का 400 पाउंड खर्चा आया है। सारी बातें समाचार पत्रों में छपी हुई थी। रानी की जन्मपत्री छपाई गई। प्रिंस फिलिप के कारनामे अखबारों में छपे और तो और शाही परिवार के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनी छपी आदि। यानी ऐसा लगता था कि पूरा इंग्लैंड और हिंदुस्तान अपने और सभी महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर एलिजाबेथ के ही गुणगान में मग्न है, व्यस्त है। बड़ा शोर मचा हुआ था, बड़ा शोर शराबा था। शंख और ढोल नगाड़े इंग्लैंड में बज रहे थे तो धुन पूरे हिंदुस्तान में सुनाई पड़ती थी। यानी भारत का तंत्र भी इंग्लैंड के इशारे पर नाच रहा था, काम कर रहा था। हिंदुस्तानी नेता और अफसर इस बात के लिए परेशान थे कि कहीं रानी के स्वागत में कमी ना रह जाए। देखते देखते दिल्ली की सड़कों का कायाकल्प किया गया। चारों ओर साफ सफाई करवाई गई, रंग रोगन करवाया गया। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। सभी व्यस्त थे। इंग्लैंड के इशारे पर सभी नाच रहे थे जैसे उनके लिए भगवान आ रहा हो। जिन लोगों ने हमें गुलाम रखा, जिनके कारण हमें गुलामी की जिल्लत झेलनी पड़ी, उस रानी के स्वागत के लिए पूरी तैयारी हो रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी और वो समस्या थी कि इंडिया गेट के सामने राजपथ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। उस लाट की नाक कट गई थी, वो टूट गई थी। उसको लगाना, उसको फिर से तैयार करना, ये अधिकारियों के लिए और नेताओं के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रही थी। एक निर्जीव मूर्ति, और वो भी उस नेता की, उस व्यक्ति की जो विदेशी था और जिसने हमारे भारतवर्ष में हमें गुलामी दी, हमें गुलाम रखा। उसके लिए
हमारे नेता, हमारे अधिकारी काम कर रहे थे। उस देश की महारानी एलिजाबेथ की स्वागत के लिए तैयारी कर रहे थे। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के स्वागत के लिए पूरे दिल्ली के पूरे अधिकारी और नेता जी जान से जुटे हुए थे, उनके स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी हुई नाक को लगाने की थी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें अधिकारी और कुछ नेता सम्मिलित किए गए। जिस कमेटी को नाक लगाने का जिम्मा सौंपा गया, कमेटी के सभी लोग परेशान थे कि मूर्ति में नाक कहाँ से वो कैसे लगाई जाए जो लाट पर बत्ती ना लगे, फिट बैठ सके। इसके लिए मूर्ति के पास हथियारबंद पहरेदार लगाए गए थे। लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति का नाक एकाएक गायब हो गया था। यदि रानी के आने तक नाक ना लगी तो समझिए हिंदुस्तान की नाक भी कट जाएगी। ऐसा नेताओं का और उन अधिकारियों का विचार था। भारतीय नेता और अधिकारी इस बात से परेशान थे। कमेटी ने गहन चर्चा के बाद एक नामी मूर्तिकार को दिल्ली हाजिर होने का संदेश भेजा। मूर्तिकार गरीब था, इसलिए पैसे के लिए फौरन दिल्ली पहुंच गया। मूर्तिकार बोला, नाक लग जाएगी, चिंता न करें, लेकिन पहले पता चले कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था ताकि उस पत्थर को लाया जाए और उसमें फिट किया जाए, उस टाइप का, उससे बिल्कुल हूबहू पत्थर लाया जाए। कमेटी ने पुरातत्व विभाग को इस बात का जिम्मा सौंपा कि छानबीन करें और इस बात का पता लगाएं। पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने अनेक फाइलों को छान मारा, लेकिन कहीं भी उस मूर्ति का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। कमेटी के सदस्यों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए, क्योंकि नाक का मसला हल नहीं हो रहा था। फिर मूर्तिकार को दोबारा कमेटी के सामने बुलाया गया, सारी बात बताई गई। मूर्तिकार ने कहा कि आप चिंता ना करें, मेरे पास और उपाय है। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, वहां कहीं ना कहीं ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा, इस मूर्ति से बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पत्थर, जिसकी नाक में बनाऊंगा और जॉर्ज पंचम के लाट पर उसको लगा दूंगा। समस्या का समाधान हो जाएगा। कमेटी ने मूर्तिकार को इसकी अनुमति प्रदान कर दी। मूर्तिकार देश के सभी पहाड़ों पर गया, घूमा, खूब भटका, लेकिन उस मूर्ति के पत्थर के समान कहीं पत्थर ना मिल सका। वह वापिस आ गया और कमेटी को बात बता दी। लेकिन इससे पहले जब वो पहाड़ों पर जा रहा था तो उसमें जो मीटिंग चली हुई थी जो कमेटी की, उसमें जो वहाँ के जो सभापति थे उन्होंने कहा था कि परेशान मत हो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। सभापति ने कहा था कि हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, लेकिन केवल मेहनत करने की आवश्यकता है। और उनका यह भाषण अगले दिन सभी अखबारों में छपा था। लेकिन हुआ इसके विपरीत। मूर्ति के पत्थर के समान कोई पत्थर कहीं पहाड़ों पर मूर्तिकार को नहीं मिला। फिर मीटिंग हुई, मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। बंद दरवाजे के अंदर कमेटी से धीरे से वो बोला कि देश के कोने कोने में नेताओं की मूर्तियां लगी है, हिंदुस्तान के देशभक्त नेताओं की मूर्तियां लगी है। यदि आप इजाज़त दो तो मैं सब मूर्तियों के पास जाकर जिस मूर्ति का नाक फिट बैठ सकता है जॉर्ज पंचम की लाट के ऊपर, वहां से उसको उतार कर ले आऊंगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। कमेटी ने इस विचार को सुनकर इसकी भी इजाजत दे दी, क्योंकि नाक लगाना जरूरी था, नाक का प्रश्न था। लेकिन इस कार्य को बड़ी होशियारी से करना होगा, ऐसा विचार किया गया। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का पहले मूर्तिकार ने नाप लिया। उस नाप को लेकर सबसे पहले वो मूर्तिकार दिल्ली से मुंबई पहुंच गया और वहाँ अनेक देशभक्त नेताओं की मूर्तियां लगी हुई थी, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, गोखले जी थे, तिलक, शिवाजी। सब मूर्तियों के पास गया और मूर्तिकार ने उन सबका नाप लिया, लेकिन वो सभी मूर्तियों की नाक उससे बड़ी थी, कोई भी वहां पर फिट नहीं हो रही थी। अब देखिए यहाँ पर एक बात आई कि सभी मूर्तियों की नाक बड़ी थी। इसमें लेखक का अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान झलकता है।
लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमारे नेता कितने बड़े थे, कितने महान थे। मुंबई में जिस नेता की मूर्ति का नाप मूर्तिकार ने लिया, जब कोई भी नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति में फिट ना बैठने वाली पाई गई, तो फिर मूर्तिकार गुजरात की ओर गया। वहाँ पर शांति के अग्रदूत गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, उनका नाप लिया। लेकिन वहाँ पर भी निराशा हाथ लगी, क्योंकि सभी की नाक बड़ी थी, किसी की नाक वहाँ पर फिट नहीं आ रही थी। फिर मूर्तिकार वहाँ से बंगाल की ओर चला गया। वहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, इन सभी की मूर्तियों की नाक का नाप लिया गया। लेकिन वहाँ पर भी नाक बड़ी निकली, सभी नाक बड़ी थी, कोई भी उस जॉर्ज पंचम की लाट पर फिट बैठने वाली नहीं थी। फिर वो बिहार होता हुआ मूर्तिकार उत्तर प्रदेश पहुंच गया। वहाँ पर देशभक्त चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्ला, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों को परखा। लेकिन वहाँ पर भी उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि सभी की नाक बड़ी थी। फिर वो मद्रास होता हुआ पंजाब पहुंच गया, जहाँ पर लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों का नाप लिया। लेकिन उनकी लाटों की नाक भी जॉर्ज पंचम से की लाट के ऊपर जो नाक फिट बिठानी थी उससे बड़ी थी। वहाँ से वो दिल्ली पहुंचकर कमेटी के सामने अपनी नाकामी को उसने सुनाया कि जहाँ पर भी मैं गया वहाँ पर किसी भी नेता की नाक फिट नहीं बैठ रही थी। कमेटी के सामने मूर्तिकार ने फिर एक और सुझाव दिया। वो सुझाव था कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 के शहीद बच्चों की मूर्तियां लगी हुई हैं। देखिए क्या विचार सामने आया। उन बच्चों की मूर्तियों में से शायद को किसी की नाक जॉर्ज पंचम की लाट में फिट बैठ जाए। कमेटी के आदेशानुसार फिर बिहार पहुंच गया। शहीद बच्चों की लाट की सभी नाक, जिनकी जो मूर्तियां थी, उनकी नाक की का नाप लिया गया, लेकिन वो भी बड़ी निकली। देखिए हमारे शहीद बच्चों की नाक भी बड़ी थी, यानी कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे। उनकी जॉर्ज पंचम से किसी प्रकार से बराबरी नहीं की जा सकती। इधर दिल्ली में जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहाया गया, रोगन किया गया, लेकिन नाक के बिना तो रानी के दौरे का मतलब ही क्या रह गया था, सब उल्टा हो जाता। फिर मूर्तिकार को बुलाया गया। कमेटी के सामने मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि भाई नाक लगना बेहद जरूरी है, इसलिए मेरा एक सुझाव है, यदि आपको मान्य हो, स्वीकार हो, तो आप मुझे आदेश दें। क्यों ना देश के, हिंदुस्तान के किसी जीवित व्यक्ति की नाक जो कि जॉर्ज पंचम की लाट में फिट बैठ जाए, उसको लगा दिया जाए। देखिए अब आप, एक निर्जीव मूर्ति के लिए जीवित व्यक्ति का बलिदान, उसकी हत्या का प्रयास किया गया। लेकिन कमेटी भी कहाँ मानने वाली थी। हार ना मानने वाली कमेटी ने यह भी आदेश दे दिया, मूर्तिकार किसी भी प्रकार से उस मूर्ति की जो लाट थी उसमें नाक लगाना चाहता था, उसको पैसों की जरूरत थी, उसको इजाजत मिल गई, लेकिन इस विषय को जनता से गुप्त रखा गया। किसी जीवित व्यक्ति की फिट होने वाली नाक काटकर उस लाट पर लगा दी गई, ये चुपचाप कार्य कर दिया गया। वहां पर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती थी और तैनात कर दिए गए। और जब जीवित व्यक्ति की नाक वहां पर लगाई गई तो आसपास के तालाब जो थे उनको सुखाकर वहां पर नया पानी डाला गया, ताकि जिंदा नाक जो वहां पर लगाई तो सूखने ना पाए, सिकुड़ने ना पाए। अखबारों में केवल यही छपवाया गया कि नाक का मसला हल हो गया है। आम जनता को रानी के कार्यक्रमों से दूर ही रखा गया। अब लेखक का जो ये पाठ है, ये
व्यंग्यात्मक निबंध शैली का पाठ है। निबंध गद्य विधा का एक भाग है जिसमें एक व्यंग्य किया है लेखक ने, और उनके लिखने का यही उद्देश्य है कि जिन विदेशियों ने हमें गुलाम रखा, हमारी आज़ादी छीनी, हमें गुलामी दी, हम तथाकथित वो नेता, वो अधिकारी उनके स्वागत के लिए देश के अथाह धन की बर्बादी कर रहे थे, और देश के आम जनता के, गरीब लोगों के महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर रानी एलिजाबेथ के स्वागत में जान फूंक रहे थे। लेखक के अनुसार यह हमारी मानसिक गुलामी को दर्शाता है। इससे हमारी मानसिक गुलामी स्पष्ट होती है। एक विदेशी की निर्जीव नाक के लिए जिंदे व्यक्ति को मार दिया गया, उसकी नाक काटकर वहां लगा दिया गया। यह हमारी गुलाम मानसिक परंपरा को दर्शाता है, जो आज भी जारी है। हिंदुस्तान की अखबारों के हर पन्ने पर केवल रानी के समाचार, उसके नौकरों के समाचार, उसके खानसामों के समाचार, उसके कुत्तों के समाचार और देश के समाचार नदारद। आम देशवासी को इससे दूर रखना लेखक के अनुसार यह भी स्पष्ट करता है कि आम देशवासी, सारे के सारे देशवासी, उनकी देशभक्ति को दर्शाता है। देशभक्तों की मूर्ति से नाक काटकर लगाना, ये देशभक्तों के अपमान को दर्शाता है। बिहार के सेक्रेटरीट के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति से नाक काटना, जीवित व्यक्ति की नाक लगाना, यह हमारी गुलाम मानसिकता का परिचायक है। देश के नेताओं ने एक बार ठान लिया कि मूर्ति की नई नाक लगानी है तो लगेगी, क्योंकि उनके मान सम्मान, थोथे मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न था। इसके लिए चाहे उनके लिए कितना भी धन अपव्यय हो, देश के महान नेताओं की मूर्तियों की नाक कटवाएं या जिंदा व्यक्ति की नाक लगाएं, ये उनकी हीन और विदेशियों के तलवे चाटने वाली मानसिकता को दर्शाने वाला है। प्यारे बच्चों, इसमें लेखक का व्यंग्य हमें यही शिक्षा देता है कि हमें जिसे न निज देश न निज गौरव का अभिमान है, वो नर नहीं, निरा पशु और मृतक समान है। हमें अपने देश की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने देश के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपीगरीयसी, मेरी माँ और मेरी मातृभूमि स्वर्ग से महान है। इसके लिए हम इसके आन बान शान को किसी विदेशी के लिए, विदेशी आक्रांता के लिए हम गिरवी नहीं रख सकते। यही हमें शिक्षा इस पाठ में मिलती है, और मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इस पाठ को समझ सके होंगे। पुनः मिलते हैं अगले पाठ में, अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।